तो आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु का पूरा चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एग्जाम में इन प्रश्नों को छोड़कर और कुछ भी नहीं आएगा, हर हालत में आने ही आने हैं। अब आप पृष्ठ संख्या 45 खोल लीजिए। पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण लीजिए दो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव होती है, ये आप लिख दोगे मरकरी। सबसे नाजुक धातु होती है। दूसरा प्रश्न इसमें आएगा, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उत्तर आप क्या लिखोगे? सोडियम। तीसरा उदाहरण क्या देना है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताना है, तो आप बताएंगे सिल्वर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? कुचालक धातु है मरकरी, और दूसरी है लेड। ये ऊष्मा की कुचालक धातुएं होती हैं। अब प्रश्न दूसरे पे आ जाते हैं। आघात, वृद्ध और तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो ये आपका है आघात वृद्ध वैसे पदार्थ जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है आघात वृद्ध कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो कि अधिकतर धातुएं आघात वृद्ध हैं। लोहा हो गया, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, स्टील। अब तन्य धातु में क्या कहलाती हैं? तन्य धातुएं, जैसा कि शब्द से ही है, तान दी जाती हैं। ये वे ऐसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है उन्हें तन्य कहलाते हैं। जिस प्रकार अधिकतर धातुएं आघात वृद्ध होती हैं उसी प्रकार अधिकतर धातुएं तन्य भी होती हैं। अब आप आएंगे पृष्ठ संख्या 51 पे। इनका पहला प्रश्न ये पूछ रहा है, सोडियम को क्रोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका सीधा सा उत्तर ये रहेगा कि सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करके ये आग में बदल जाएगा, तुरंत आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे सुरक्षित रखने और आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसमें पहला है भाप के साथ आयरन और दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। चलिए इसका हम लिख लेते हैं। स्लेट अपनी खोल लेते हैं। पहला समीकरण क्या पूछ रहा है? भाप के साथ आयरन, यानी कि भाप मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी जल जो है गैसीय रूप में अगर हो तो ये हो जाएगा फर्स्ट आपका 3Fe प्लस, संतुलित करके लिखवा रहे हैं, ये आपकी गैस हो जाएगी और ये आपका सॉलिड है ही है। ये सॉलिड है, ये गैस है। ये जब क्रिया होगी तो इसमें क्या FeO4 फेरियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये आपका
तो प्लस में आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा गैस। और ये जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा ये आपका पेस्ट के रूप में बनता है। तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे AQ। AQ फेरिक ऑक्साइड आपका AQ हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है जल के साथ कैल्शियम का और फिर जल के साथ पोटेशियम का। चलिए सेकंड में पूछ रहा है कैल्शियम का, सॉलिड है ये। फिर जल पूछ रहा है तो ये लिक्विड हो जाएगा और ये आपका बनाएगा पेस्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस गर्मी के साथ बाहर निकलेगी, हीटिंग के साथ H2 प्लस हीट निकलेगा, हीट। दूसरा पूछ रहा है ये जल के साथ पोटेशियम का। पोटेशियम सॉलिड, पोटेशियम जल है लिक्विड, ये बनाएगा पेस्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्लस में H2 गैस निकलेगी और हीट भी उत्पन्न होगा। प्रश्न तीसरे पे आइए। A, B, C एवं D चार धातुओं को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ठीक है, A धातु थी, उसको आयरन सल्फेट के साथ जब आयरन सल्फेट के विलयन में डाला गया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो विस्थापन हो गया। जिंक और नाइट्रेट से कोई मतलब ही नहीं है। B धातु थी, B धातु जो है आयरन सल्फेट के साथ ये विस्थापित हुआ, जिंक सल्फेट से कोई अपक्रिया नहीं हुई। C धातु की आयरन से कोई अपक्रिया नहीं, कॉपर सल्फेट से कोई अपक्रिया नहीं, जिंक सल्फेट से कोई अपक्रिया नहीं, जबकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका विस्थापन हो गया। इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C एवं D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु आपकी हो जाएगी, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु हो जाएगी B। ये B जो है सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु हो जाएगी, क्योंकि ये आयरन सल्फेट के साथ विस्थापित हो जाती है और जिंक सल्फेट से कोई अभिक्रिया ही नहीं करती है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो ये जाहिर तौर पे कॉपर को विस्थापित कर देगी, कॉपर को विस्थापित कर देगी। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है धातु A, B, C एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में इसे लिखा जाए तो पहले क्रम पे आएगा B, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है।
फिर आएगा आपका ए, ये दूसरे नंबर का है। फिर आएगा आपका सी और सबसे लास्ट में डी आएगा, क्योंकि डी जो है किसी भी तत्व से, जो चारों लिखे इसमें से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। प्रश्न चौथा क्या पूछ रहा है? अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। चलिए ये भी देखते हैं हम। जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है तो आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसका अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया लिखनी है। ये आपका आयरन जो है सॉलिड है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका पेस्ट होता है। तो लिखेंगे आप Fe प्लस H2SO4 ये बनाएगा आपका फेरिक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ये इसकी अपक्रिया। पांचवा प्रश्न है, जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा। और इसके रासायनिक अपक्रिया आएगी Zn प्लस FeSO4, ये बनाएगा Zn ESO4 प्लस आयरन को विस्थापित कर देगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 54 पे। प्रश्न है इनमें, पहला प्रश्न है, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। चलिए इसके लिए हमें आना पड़ेगा इस तरफ। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, ए डाल के लिख देंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा K2L8 और M क्या होगा 1। इसकी बिंदु संरचना क्या बताएगी? इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना
Na के ऊपर ये बिंदी रहेगी। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा K2L6 और M। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी ऑक्सीजन की O और ये इस तरीके से, दो बगल में, दो ऊपर, दो दाईं तरफ और दो बाईं तरफ रहेंगे। फिर आते हैं हम मैग्नीशियम पे। Mg परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है K2L8M2। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी Mg और ऊपर में दो बिंदु। अब दूसरा प्रश्न पूछता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा अणुओं का निर्माण बताइए। चलिए, Na2O का निर्माण ये हो जाएगा Na ये बनाएगा जाके ऑक्सीजन से 2 2 2। ये बनाएगा 2Na प्लस O आयन। ये जाके बनेगा Na2O। सोडियम प्लस ऑक्सीजन इस तरीके समझते हैं। सोडियम है, ये प्लस ऑक्सीजन है, ये आपके सोडियम आयन और ये आपके ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड आयन। ये जाके बनाते क्या हैं? ये जाके बनाते हैं सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। Mg O
दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, ये जाके बनाएंगे Mg, ट्रू आयन, फिर ये बनाएंगे O, दो बिंदु 1 2 and 1 2, ये जाके बनेगा आपका और ये 2 आयन भी रहेगा माइनस, ये फिर से बनेगा जाके, ये आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाएंगे मैग्नीशियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन, और ये जाके निर्माण करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? तो Na2O में Na प्लस तथा O2 माइनस यानी सोडियम तथा ऑक्साइड आयन उपस्थित हैं, जबकि MgO में Mg2 प्लस तथा O2 माइनस मैग्नीशियम तथा ऑक्साइड आयन उपस्थित हैं। अब प्रश्न दूसरे पे आते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च इस प्रकार होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसका, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला पूछ रहा है खनिज। तो ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। दूसरा पूछ रहा है अयस्क, वे खनिज जिनमें कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है और जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, ये अयस्क कहलाते हैं। फिर तीसरा पूछ रहा है गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिन्हें आप गैंग कहते हैं। प्रश्न 2 पूछ रहा है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं सोना, दूसरा आप लिख सकते हैं प्लेटिनम, यानी कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुएं हैं सोना और प्लेटिनम। तीसरा क्वेश्चन है, धातु से उसके ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ये तीनों आपके प्रश्न हो गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। कुछ बना हुआ है चार्ट टाइप का। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। चलिए, गर्म कर दिया गया तो इसमें क्या होता है देखिए। इसमें तो बड़ा करना पड़ेगा।
पहले में कुछ नहीं होगा, दूसरे में विस्थापन हो जाएगा और तीसरे में विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड पे विस्थापन नहीं होगा पहले में, ये N लिख दो N, और दूसरे में कुछ नहीं होगा, तीसरे में भी विस्थापन नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड में जिंक भी विस्थापित हो जाएगी और मैग्नीशियम भी विस्थापित हो जाएगी। प्रश्न संख्या दूसरा क्या पूछ रहा है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ऊपर आप पढ़ चुके हैं, वे धातुएं जो कम अभिक्रियाशील होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, जैसे कि सोना, प्लेटिनम और चांदी। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, मिश्रातु क्या होते हैं। दो या दो से अधिक धातु हो या चाहे अधातु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 62 पे। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप लिखोगे NaCl विलयन कॉपर धातु हो नहीं सकता है, MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु हो नहीं सकता है, FeSO4 AgNO3 विलयन तो कॉपर धातु के साथ ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो आप लगाएंगे निशान इस पे, डी पे, ये इसका उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत लगाकर, ऊपर के सभी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसका जिंक की परत चढ़ाकर। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यौगिक जल में विलेय है, ये तत्व क्या हो सकता है। तुरंत इसका उत्तर लिख दीजिए, कैल्शियम। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, नहीं अधिक अभिक्रियाशील है। इस वजह से खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। अब ए पूछ रहा है, इनका उपयोग कर धातुओं और धातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। और दूसरा बी पूछ रहा है, धातुओं और धातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो ये थ्योरी है, इसको आप लिख लीजिएगा। धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद करने के लिए हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर यदि यह टूटकर बिखर जाता है तो वो अधातु है, और यदि थोड़ा फैल जाता है तो वह धातु है। धातु में आघात वर्धता गुण कम पाया जाता है। इस प्रकार हम बैटरी, बल्ब, तारों और नमूने के साथ एक विद्युत पथ तैयार करने के लिए स्विच का उपयोग कर सकते हैं। यदि बल्ब जलता है तो दिया गया नमूना धातु है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर बल्ब नहीं जलता है तो ये अधातु है, कुचालक है। फिर क्या पूछ रहा है बी में, धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। उपरोक्त परीक्षण धातुओं और गैर धातुओं के बीच विभेद करने में उपयोगी हैं, क्योंकि ये भौतिक गुणों पर आधारित होते हैं। इन परीक्षणों में कोई रासायनिक अपक्रियाएं शामिल नहीं हैं। प्रश्न
छठा पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर ये रहेगा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड के दो उदाहरण आप दे सकते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस H2O। ये लिख के मैं बता दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये इसका पहला आप लिख लीजिएगा, AlO3 प्लस 6HCl, ये बनाएगा AlCl3 प्लस, फिर ये आपका पानी को बाहर करेगा 3H2O। दूसरा इसका उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। AO3 के साथ जब हम ये आ नहीं रहा है, इसकी जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसमें निकलेगा टू सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आपका पानी बाहर हो जाएगा। प्रश्न 7वें पर आते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुएं ऐसा बताइए जो वो ये ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो एल्युमिनियम और आयरन तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अपक्रियाशील हैं, जबकि मरकरी और तांबा वगैरह जो है तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। 8वें का प्रश्न ये पूछ रहा है, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण से में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड बनेगा अशुद्ध रूप में, कैथोड बनेगा शुद्ध धातु की पतली परत, तथा विद्युत अपघट्य बनेगा धातु एम के लवण विलयन। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। अच्छा, तो ये प्रत्यूष भाई ऐसा कर रहे हैं। चलिए, गैस की क्रिया क्या होगी। सूखे लिटमस पेपर पर गैस की क्या क्रिया होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। आर्द्र लिटमस पेपर पर, हाँ, ये जो है इसका रंग लाल हो जाएगा, जो गीला लिटमस पेपर होगा उसका रंग लाल हो जाएगा क्योंकि परख नली में जलमा सल्फर गैस अधातु है और उसकी ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। बी पूछ रहा है, इसकी रासायनिक अपक्रिया बताइए। तो लीजिए, ये आपका सॉलिड है, ये हो गई आपकी गैस, और ये हो गई आपकी फिर गैस। ठीक है, ये रासायनिक अपक्रिया इसकी हो गई।
क्वेश्चन पूछ रहा है 10वां है, लोहे के को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। बहुत 2 क्या 20 तरीके हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। तेल और ग्रीस या पेंट लगाने से हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन लोहे के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। इस प्रकार लोहे को जंग से आप बचा सकते हैं। दूसरा है यष्ट लेपन। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जाता है। इस प्रकार लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। 11वां प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड में आपका NO2, SO2 और उदासीन ऑक्साइड में आपका NO और CO। आज के लिए इतना ही प्रश्न रहेगा। पुनः हम अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्न 12वां से लेके आपका हम आखिरी अंतिम क्वेश्चन जो है आपका वो आता है प्रश्न 16, उसकी चर्चा करेंगे। प्लस में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार।